डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक अनदर फैमिली की, जिसको बोला जाता है एल्काइंस। कहने को तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, क्योंकि एल्कीन पढ़ लेने के बाद हम लोग एल्काइंस की बात करते हैं, लेकिन कुछ यूनिक रिएक्शंस हैं जो एल्कीन्स में नहीं होते हैं, और इसलिए अल्टीमेटली जो चैप्टर है वो एल्कीन की ही तरह काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ लिमिटेड सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ध्यान से समझिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब सोल्यूशन देखोगे तो आपके जो कंसेप्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच डज नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन एटम, और ऑप्शन के अंदर 4 एल्काइंस बना करके आपको दे रखी हैं। तो बच्चों, कभी भी एल्काइंस के अंदर हम एसिडिक हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कंसेप्ट क्या होता है? टर्मिनल एल्काइंस हैज एसिडिक हाइड्रोजन एटम, यानी अगर आपको इस प्रकार की एल्काइन दी जाए जिसमें टर्मिनल कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें होता क्या है कि वो टर्मिनल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp कार्बन अगर है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है, काफी ज्यादा, 3 से भी ज्यादा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा अटैच्ड हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन माने जाते हैं। तो जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन माना जाएगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है डज नॉट हैव, यानी टर्मिनल एल्काइन नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ऑप्शन नंबर 1 को देखिएगा, इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन अवेलेबल है, एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 2 में भी टर्मिनल कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो कि टर्मिनल कार्बन से अटैच्ड है, अवेलेबल है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 को देखिएगा, इसमें जो कार्बन है वो sp3 हैं जिन पर हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बच्चों, एक रिएक्शन आपको दे रखी है 1 ब्यूटाइंस को टारगेट करते हुए। इसमें सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है, प्रोडक्ट A बन रहा है, और उसके बाद इसके अंदर HI आपको मिलाना है, प्रोडक्ट B बन रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि जो एंड प्रोडक्ट B बनेगा वो क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, 1 ब्यूटाइन आपको दे रखा है जो कि एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, और इसके अंदर आप HCl मिला रहे हैं। तो इसके अंदर जो की कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि आप इसमें मार्कोनिकॉफ का जो ट्रेडिशनल रूल है या फर्स्ट रूल है ये अप्लाई कर दिया करिए। तो मार्कोनिकॉफ का फर्स्ट रूल कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट sp कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो इस बिहाफ पर ये जो नेगेटिव है ये इस वाले कार्बन पर आएगा, और नेगेटिव अगर यहां पर आएगा तो बचा कुछ हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे जोड़ देंगे। तो जो प्रोडक्ट नंबर A है वो एक बार मैं लिख देता हूं कि क्या बनने वाला है। जो अनरिएक्टिव पार्ट है उसको तो एज इट इज लिख देते हैं। ये वाला जो कार्बन है इस पे क्लोरीन अटैच हो गया, और जो दूसरा वाला साइट है वहां पर हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो जो प्रोडक्ट नंबर A बनेगा डियर स्टूडेंट्स वो ये वाला बनेगा। अब इसके अंदर आपको HI मिलाने को बोला जा रहा है, और हम जानते हैं कि जब एक रिएजेंट जुड़ चुका है और रिएजेंट दोबारा से जोड़ा जा रहा है तो इस तरह की सिचुएशन में एडवाइजेबल रहता है मार्कोनिकॉफ का सेकंड रूल। मार्कोनिकॉफ का सेकंड रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है वो उस sp2 कार्बन पर जाकर के जुड़ेगा जिस पर पहले से ही नेगेटिव पार्ट जुड़ चुका है। यानी कुल मिलाकर के अगर अपन रिजल्ट की बात कर लें तो जो राइट हैंड साइड से सेकंड वाला कार्बन है उस पे क्लोरीन एज वेल एज आयोडीन जुड़ा हुआ आपको नजर आएगा प्रोडक्ट के अंदर। तो आइए बच्चों ऐसा ऑप्शन देखें। फर्स्ट वाला ना, ये तो टर्मिनल कार्बन हो गया, सेकंड वाले में अलग अलग कार्बन पर दिखा रखे हैं, दैट्स व्हाई ये भी गलत हो गया। थर्ड वाले ऑप्शन को ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड से सेकंड वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, और इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, Which of the following compound will yield 2,3-pentane dione on reductive ozonolysis? एक बहुत ही फेमस ऑक्सीडेशन जिसमें पहले ओजोन से रिएक्शन होता है फिर हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, आपको दे रखा है, और उसके अंदर फिर रिडक्टिव यानी कि जिंक मिला दिया जाता है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। लेकिन बच्चों जो प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है उसको आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज डाइओन, यानी एक प्रकार का डाई कार्बोनिल कंपाउंड आपको यहां पर बनाना है क्वेश्चन की नीड के हिसाब से। अब आप थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा, अगर अपन एल्कीन्स की बात करते हैं तो एल्कीन के अंदर तो डबल बॉन्ड को कट कर दिया जाता था,
यानी वहां पर डाई कार्बोनिल नहीं बल्कि मोनो कार्बोनिल कंपाउंड बनते थे, जो एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकते हैं। यहां पर एल्काइंस का क्वेश्चन है, ये हमें नजर आ रहा है। अब आप टॉपिक की हेडिंग से रिलेट मत करिएगा, अपन कंसेप्चुअली बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में टॉपिक लिखा हुआ थोड़ी ना आएगा, वहां तो ऑर्गेनिक आएगी या पूरी केमिस्ट्री आएगी। तो यहां पर हमें समझना है कि यार डाई कार्बोनिल बना रखा है तो ये एल्कीन के ओजोलाइसिस से नहीं बनता है बल्कि एल्काइन से बनता है। तो अपना आंसर पहली बात एल्काइंस होना चाहिए। ध्यान से देखिए, यहां पर आपको एल्कीन दे रखा है, डाइईन यानी 2 डबल बॉन्ड, यहां पर भी आपको एल्कीन दे रखा है और यहां पर भी आपको एल्कीन दे रखा है। तो ये वाले 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो 90% चांसेस हो गए कि आपका जो आंसर है वो 4th जाना चाहिए। लेकिन एक बार मैं रिएक्शन भी लिख करके दिखाना चाहूंगा। हम बात कर रहे हैं 2 पेंटाइन्स की, है ना। तो ये हो गया बच्चों 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो गया 2 पेंटाइन। इस 2 पेंटाइन के अंदर एज अ रिएजेंट आपको पहले मिलाना होता है ओजोन, उसके बाद वाटर मिलाना होता है जिंक की प्रेजेंस में। तो इसके अंदर नेट रिएक्शन इस तरीके से होती है कि कुल मिलाकर के 2 ऑक्सीजन उन अनसैचुरेटेड कार्बन पर जाकर के अल्टीमेटली ऐड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पर 2 ऑक्सीजन आप ऐड ऑन करोगे तो इस प्रकार का आंसर बनेगा। और ध्यान से नाम मिला लीजिए, इसी को बोला जाएगा 2,3 पेंटेन डाइऑन। तो इसलिए अपना जो आंसर है ये 100% करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दिखने में बड़ा हल्का फुल्का नजर आ रहा है, लेट्स सी क्या कंसेप्ट है। बाय द एक्शन ऑफ HBr ऑन इथाइन वी गेट। आपको इथाइन की रिएक्शन HBr से करनी है और बताना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो आइए लिख करके देखें बच्चों, इथाइन या एसिटिलीन मतलब 2 कार्बन वाली एल्काइन, इसके अंदर मैंने मिलाया HBr। यहां पर बच्चों जो एल्काइन हमारे सामने है वो सिमेट्रिकल है और इसलिए किसी मैकेनिज्म की या मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, जस्ट पाई बॉन्ड तोड़ करके रिएजेंट को वहां पर जोड़ना है, ठीक है ना। तो अपन पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और रैंडमली एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरे वाले साइड पे ब्रोमीन अटैच कर देते हैं। तो अपना जो इनिशियल आंसर बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब ये बता तो रखा नहीं है कि HBr कितनी बार मिलाना है, तो एक बार अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हो सकता है ये आंसर दे रखा हो। मिथाइल ब्रोमाइड नहीं, ये मिथाइल तो नहीं है। इथाइल ब्रोमाइड नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। और ये है इथाइलिडीन यानी डाई और डाई ब्रोमो यानी कि डाई। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि इसमें जो रिएक्शन हो रही है ये बच्चों 2 बार हो रही है, यानी रिएजेंट को 2 बार जोड़ा जा रहा है। तो आइए एक बार वापस से HBr जोड़ें। अब यहां पर जब आप HBr मिलाते हैं तो अनसिमेट्रिसिटी आपको नजर आ रहा है, क्योंकि एक sp2 कार्बन पर तो ब्रोमाइड है और एक पर नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में, जैसा ऊपर भी एक क्वेश्चन अभी आपने किया था, आपको एडवाइस रहेगा कि आप मार्कोनिकॉफ का सेकंड रूल फॉलो करिए। तो बच्चों सेकंड रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है ये वहीं पर जाएगा जहां पर पहले से नेगेटिव जुड़ा हुआ है, और इस बिहाफ पर जो आंसर निकल करके आएगा फाइनली बच्चों वो ऐसे बनेगा। ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम अगर बोला जाए तो उसको बोलते हैं इथाइलिडीन, है ना। एक ही कार्बन पे जब 2 स्पीसीज जोड़े जाते हैं तो उसको बोलते हैं इडीन। तो ये हो जाएगा इथाइलिडीन ब्रोमाइड। अब इसके अंदर बच्चों डाई बोला भी जा सकता है और डाई अवॉइड भी किया जा सकता है। तो जो आंसर है उसको चैलेंज मत करिएगा, आंसर बिल्कुल सही है। इट मे बी इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड, और अगर इथाइलिडीन ब्रोमाइड बोला हुआ है तो वो भी अपने आप में सही है। तो ये वाला आंसर फाइनली सही माना जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। Which of the following reaction will yield 2,2-dibromopropane? कुछ रिएक्शंस आपको दे रखी हैं और आपको बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर एक डाइहैलाइड बनेगा जिसका नाम है 2,2-dibromopropane। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बच्चों आप सीधा सीधा सॉल्व करते चलिए, अपने आप सही आंसर पकड़ में आएगा। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात कर लूं तो इसके अंदर मार्कोनिकॉफ के सेकंड रूल के हिसाब से आंसर बनेगा, और सेकंड रूल के हिसाब से जब आप आंसर बनाओगे तो आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो तो है प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन, लेकिन यहां पर तो 2 कार्बन ही है, तो ये वाला आंसर रिलेवेंट नहीं है। अगले ऑप्शन की अगर अपन बात कर लें तो उसके अंदर भी एक गड़बड़ नजर आ चुकी है, दैट इज 4 कार्बन, है ना। तो जो आंसर बनेगा वो भी 4 कार्बन वाला ही बनेगा,
यहाँ पर तो प्रोपेन मांगा गया है, तो ये वाला आंसर भी इररिलेवेंट हो गया, इसको भी उड़ा देते हैं। अब अगले वाले ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर बच्चों पहले मार्कोनिकॉफ का फर्स्ट रूल, तो जैसे ही आप मार्कोनिकॉफ का फर्स्ट रूल लगाते हैं तो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर ब्रोमाइड जुड़ेगा, ये वाला आंसर बना। और उसके बाद वापस से जब रिएजेंट जोड़ेंगे तो मार्कोनिकॉफ का सेकंड रूल लगाइएगा। तो जैसे ही आप सेकंड रूल ऑफ मार्कोनिकॉफ फॉलो करते हैं तो आपका जो आंसर है वो कुछ ऐसा बनेगा। क्या इसका नाम 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन है? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली जाएगा। सर फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं भाई। एक ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है तो आप मार्कोनिकॉफ का सेकंड रूल लगाइएगा, और जैसे ही आप यहाँ पर सेकंड रूल ऑफ द मार्कोनिकॉफ अगर फॉलो करोगे तो बच्चों एक ही कार्बन पर 2 नेगेटिव जुड़ेंगे, यानी जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, और इसका नाम 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन नहीं है बल्कि ये क्या है 1,1-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो इसलिए आपका आंसर केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, विच इज आइसोमर ऑफ ब्यूटाइन। एक 2-ब्यूटाइन आपको दे रखी है और इसका आइसोमर आपको पहचानना है। तो बच्चों आइसोमर क्या होता है? आइसोमर के लिए जो मेन कंडीशन है वो क्या होता है? तो जवाब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। यस और नो? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो तो उनको आइसोमर माना जाता है। तो सबसे मेन चीज क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। उसके साथ साथ बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर 4 कार्बन है, वो तो खैर दिख ही रहा है और हम ध्यान भी रखेंगे, लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का आप ध्यान रखा करिए इस तरह के क्वेश्चंस में। तो इसके अंदर पाई बॉन्ड 2 है, साइकिल 0 है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में हम लोग क्या करते हैं? पाई बॉन्ड प्लस साइकिल की टोटल संख्या काउंट कर लेते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ साथ सेम होना आइसोमिज्म में जरूरी है। तो इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ये कितना आ रहा है? 2। इट शुड बी सेम फॉर आइसोमेरिज्म। तो भैया ऑप्शन नंबर 1 की अगर बात कर लूं तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है 2 पाई बॉन्ड के हिसाब से, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में 1 पाई बॉन्ड है तो DU1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में भी 1 ही पाई बॉन्ड है तो DU1 हो जाएगा। तो अगर DU सेम नहीं है तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में वेरिएशन आ गया, और इसलिए बच्चों ये तो आंसर हो नहीं सकते। और अगर ये आंसर नहीं है तो ऑल द अबव भी आंसर नहीं है, और आंसर ऑलरेडी फर्स्ट आपके माइंड में आ चुका है क्योंकि आपने DU भी चेक कर लिया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी उसके साथ साथ चेक कर लिया है। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकलराइजेस ब्रोमीन इन CCl4, यानी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन की बात की जा रही है। एंड कैन बी रिड्यूस्ड कैटालाइटिकली। किसका रिडक्शन होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में? अगेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड का, जो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे बोला हुआ है ऑल्सो इट गिव्स प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड द कंपाउंड कैन बी। अब बच्चों ये जो लाइन इन्होंने बता दी है ना, ऑल्सो इट गिव्स प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो केवल और केवल, मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से बात कर रहा हूं, तो केवल और केवल टर्मिनल एल्काइंस के अंदर पॉसिबल है। ओनली एंड ओनली इन टर्मिनल एल्काइंस, क्योंकि इस रिएक्शन के होने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना जरूरी होता है, जो अल्टीमेटली क्यूप्रस से रिप्लेस होकर के रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ओके, और जैसे ही इस रिएक्शन को रिलेटिवली आपने सोचा तो आप समझ जाओगे कि यार टर्मिनल एल्काइन शुड बी देयर, और टर्मिनल एल्काइन केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रही है, और इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, है ना। इसके अलावा जो कैटालाइटिकली रिडक्शन वाली बात है वो टर्मिनल एल्काइन में भी पॉसिबल है, और उसके अलावा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन की बात कर लें तो वो सारे के सारे एल्कीन एज वेल एज एल्काइन दे देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों, प्रोपाइन रिएक्ट विद HCl विद पेरोक्साइड टू फर्स्ट गिव्स, और जो ऑप्शंस हैं उसको ध्यान से देखिए। आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना, आपको इंटरमीडिएट बनाना है, यानी मैकेनिज्म ओरिएंटेड सवाल है। आइए लिख के देखते हैं। आपको लेना है प्रोपाइन, तो ये हो गया बच्चों प्रोपाइन, और आपको बोला हुआ है कि इसकी रिएक्शन आप करिए HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए बच्चों की जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है ये केवल और केवल HBr शो करता है। HBr के अलावा जो बचे कुछ 3 एसिड हैं HF, HCl या HI शो नहीं करते।
अब आप बोलोगे सर ये दे क्यों रखा है? फिर ये बच्चों आपसे गलती करवाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आप इसको अवॉइड कर दीजिए, है ना। आप मान करके चलिए कि यहाँ पर बेकार है, यूजलेस है, कंफ्यूजिंग है, तो इसका आप उड़ा दीजिए। अब आप इसको अवॉइड करते हुए जब चलोगे तो आपको पता है कि यार HCl में जब रिएक्शन होती है तो H+ अटैक करने जाता है। H+ कहां जाएगा? तो सिंपल है, आप इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग कर लीजिए और माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए। तो जैसे ही यहां पर H+ आप जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरमीडिएट बनेगा, और भैया ये तो आप जानते ही हो क्या है, कार्बोकेटायन। ठीक है ना, जो क्या है ये, कार्बोकेटायन। तो बस आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट विल बी कार्बोकेटायन इन दिस रिएक्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको एक एल्काइन दे रखी है, लेकिन उसके साथ साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड COOH भी जोड़ करके दे रखा है, और इसकी रिएक्शन H2O के साथ करनी है, यानी कि हाइड्रेशन करना है। और थ्योरीज के हिसाब से हम जानते हैं कि जो एल्काइंस का हाइड्रेशन होता है ये डायरेक्टली नहीं होता, बल्कि ये मरकरी सल्फेट की प्रेजेंस में होता है, जो ओवरऑल एक प्रकार का कैटलिस्ट है। पहले आएगा और वापस से टाटा बाय बाय सी यू करता हुआ चला जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, हाइड्रेशन करना है, यानी कि HOH जोड़ना है। और HOH में तो आप जानते ही हो पोलरिटी क्या होती है, H होता है पॉजिटिव और OH होता है नेगेटिव। अब देखिए बच्चों, इसको सिंप्लीफाई तरीके से अगर अपन सॉल्व करें, जैसा मैं हमेशा आपको बताने की कोशिश करता हूं सिंपल ऑर्गेनिक बनाने के लिए, तो आप इसमें कर सकते हो कि यार ये जो COOH है ना, इसका माइनस इफेक्ट लगेगा, तो आप इसके अंदर बॉन्ड क्लीवेज या इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग ऐसे कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही आप इस तरीके से इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग करोगे तो टर्मिनल कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पर कौन जुड़ेगा, नेगेटिव, और यहां पर नेगेटिव कौन है, OH। तो मैं इसका इनिशियल प्रोडक्ट अगर लिख करके बताऊं तो वो बनेगा ऐसा, ये तो हो गया CH, यहां पर आ गया OH, एक पाई बॉन्ड टूट चुका है, दूसरे वाले कार्बन पे H आ गया, और ये वाला पार्ट एज इट इज है। तो अपना जो इनिशियल आंसर बना बच्चों वो ये वाला बना। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो एक प्रकार का इनॉल है ना, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो इनॉल होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, उसकी जो टॉटोमेरिक फॉर्म होती है, कीटो फॉर्म होती है, वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो फाइनली आप इसमें टॉटोमिज्म कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप इसके अंदर टॉटोमिज्म करोगे तो आपका जो एंड प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो आइए बच्चों, जो ऑप्शन है उसको देखें ध्यान से। जो ऑप्शन है उसमें हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जो सेकंड वाला आंसर है केवल और केवल यही रिलेवेंट है। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो सवाल है ये एक सीक्वेंस क्वेश्चन है, और मैं हमेशा ही मान करके चलता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंस क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कभी कभार बड़े बड़े रिएक्शन पूछे जाते हैं और कभी कभार अलग अलग टॉपिक को कोरिलेट करके भी सवाल बना दिया जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फाइनली जो प्रोडक्ट नंबर 2 बनेगा वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब सबसे पहले बच्चों रिएक्शन नंबर 1 को पहचानिए। आपके सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसके अंदर मेटल से जुड़ा हुआ R होता है, जिसको अपन नेगेटिव मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर R नेगेटिव का एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल, लेकिन जो एल्काइंस आपको दे रखी है उसको आप ध्यान से देखिएगा, इट इज टर्मिनल एल्काइन विच इज हैविंग अ एसिडिक हाइड्रोजन एटम। और आप जानते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल के सामने एसिडिक हाइड्रोजन आ गया तो न्यूक्लियोफाइल नहीं रहता, वो बेस बन जाता है, और हम कहते हैं एसिड को बेस पसंद है। तो इसी बिहाफ पर होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये प्रोटॉन को लेकर के रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। तो यहां पर जो फर्स्ट बनेगा उसके अंदर बच्चों एक तो बन जाएगा CH4, ठीक है ना, CH3 माइनस ने H+ एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां से क्या बन गया CH4, और इसके अलावा रिमेनिंग वाला जो पार्ट है उसको भी लिख दें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये वाला जो नेगेटिव है इसको इस पॉजिटिव से मिला रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा MgBr। ये तो बन गया आंसर नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में आपको बोला जा रहा है कि इथाइल ब्रोमाइड मिलाइए। अब कई बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर हम दोनों को लें या किसको लें, तो यार लॉजिकली सोचो ना, है ना। इस तरह की सिचुएशन में आप देखोगे कि आपको रिएजेंट एग्जैक्टली ऐसा दे रखा होगा जो दोनों में से किसी एक से रिएक्शन कर सकता है, और उसी को आप कंसीडर कर लीजिए। तो बच्चों ये क्या है, एल्किल हैलाइड, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एल्किल हैलाइड क्या शो करते हैं, NSR, और NSR होने के लिए न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो भैया जो मीथेन है ये तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है,
इसमें तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट आपका बना था इसका जो न्यूक्लियोफाइल होगा यही आकर के एनएसआर करेगा और एज अ रिजल्ट यहां से ब्रोमाइड जो है वो निकल जाएगा। तो ओवरऑल अगर अपन सेकंड वाले प्रोडक्ट को लिखना चाहें तो आइए लिख लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां से पॉजिटिव पार्ट ला देते हैं और पॉजिटिव पार्ट क्या हो जाएगा CH2 CH3। पहचानिए आंसर। आई थिंक ऑप्शन नंबर सेकंड में ये आपको दे रखा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है इन वीडियोस में, इनसे आपको लग रहा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी आसान है। लेकिन एक ही मैसेज मैं हमेशा आपको देता रहता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप उस बात को फॉलो करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप पोलरिटीज का ध्यान रखें, प्लस माइनस का अगर ध्यान रखें और रिएक्शन कैसे थ्योरीज में पढ़ाई जाती हैं उनको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना हमेशा की तरह आपके लिए आसान रहेगा।